जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूं जैसा, पर शायद सपनों में। क्या जी, नमस्कार, मैं हूँ बबीता और इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के सफर में बबीता के साथ हूँ मैं संदीप भट्ट। जरा सोचिए, अगर कुदरत का कोई ऐसा खेल हो कि अचानक ही न सिर्फ आपका रेडियो बल्कि टीवी, फोन, यहाँ तक कि बिजली तक बंद हो जाए तो? आपको लग रहा है कि ऐसा क्या होगा जो एक साथ सब कुछ ठप पड़ जाए? आपके जहन में उठ रहे इसी सवाल का जवाब है हमारा आज का इवेंट। आज ही के दिन साल 1859 को अचानक सूरज की आग की ऐसी लपटें उठती दिखीं कि हर कोई सहम गया। The sun kicked up this just incredible solar flare and a massive amount of energy headed towards Earth. सूरज से निकल रही इन आग की लपटों को सबसे पहले ऑब्जर्व किया ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कॉरिंगटन ने। इसीलिए इस घटना को उन्हीं के नाम से यानी कॉरिंगटन इवेंट के नाम से जानते हैं। Now it takes a really fast rocket ship years to get to the sun. This storm, this cloud of electrified particles managed to get here in less than a day. That's incredibly fast. इस कॉरिंगटन इवेंट ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी कि क्या दुनिया को सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला सूरज दुनिया की रोजमर्रा की जिंदगी पर लगाम भी लगा सकता है। इस सोलर सुपरस्टॉर्म का असर इतना खतरनाक था कि 1859 को यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में बिजली और टेलीग्राफ मशीन ने काम करना बंद कर दिया। वैसे तो कॉरिंगटन इवेंट को लगभग 150 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं एस्ट्रोनॉमर्स के बीच ये सवाल बना हुआ है कि क्या ऐसा सोलर स्टॉर्म दोबारा भी धरती के ऑर्बिट में दस्तक दे सकता है। What if we have another one like that? Can we have another perfect storm? Well, I'd say yes, we can. There's no doubt about that. The effects that would be on us today compared to 1859 could be devastating. The effects on Earth and on our communication systems, we don't exactly know. That's the scary part. लेकिन फिलहाल तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई भी नजारा दोबारा दुनिया में न दिखे। और इसी उम्मीद के साथ अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस हस्ती की जिनका हम सबसे पहले आज जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अब बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक ऐसे न्यायाधीश की जिन्होंने अपने पद के सभी कर्तव्यों को मिसाल के तौर पर निभाया। ये हैं भारत के 38वें उच्च न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया, जिनका आज ही के दिन साल 1947 में जन्म हुआ। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय पारसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले होमी कपाड़िया का चीफ जस्टिस बनने का सफर हौसले, ईमानदारी और उसूलों की एक दिलचस्प कहानी है। एक लॉ फर्म में बतौर 4th ग्रेड कर्मचारी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और यहाँ से शुरू हुआ इनके करियर का लंबा सफर। उनके सफर का दूसरा पड़ाव था साल 1974, जब इन्होंने वकालत की पढ़ाई खत्म करके मुंबई में इनकम टैक्स के वकील के तौर पर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अपनी काबिलियत और कानूनी सूझबूझ के चलते उन्हें 1991 में मुंबई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। और आखिरकार वो पड़ाव आ ही गया जो न सिर्फ होमी कपाड़िया के करियर का सबसे अहम पड़ाव था, बल्कि कई तरह के सवालों से जूझ रही देश की न्यायपालिका के लिए भी एक अच्छी शुरुआत थी। और वो पड़ाव था सरोज होमी कपाड़िया का देश की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना, और वो दिन था 12 मई साल 2010। I, Saroj Homi Kapadia, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear of favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. होमी जी का चीफ जस्टिस होना एक नई रोशनी की तरह था। उनके लगभग 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम मामलों में ऐतिहासिक निर्णय दिए। अपने इसी 2 टूक और सटीक फैसलों की वजह से होमी कपाड़िया को आजाद भारत का सबसे बेहतरीन चीफ जस्टिस कहा जाता है। हमारी तरफ से उसूल और हौसले का पाठ पढ़ाने वाले सरोज होमी कपाड़िया को उनके जन्मदिन पर सलाम। एक चतुर नार करके श्रृंगार, एक चतुर नार करके श्रृंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके श्रृंगार, परता गग गरिता दरित ददप परदर कर ददप पलकर, चतुर नार करके श्रृंगार। धम अयो धम अरे धम 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 रोक ब्रम ब्रम अम्मा नम 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 बला 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 रे बला 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 रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। एक चतुर नार, तारीफ में कसीदे पढ़ते ये एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं महमूद अली, यानी हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन कॉमेडियंस में से एक, जिनकी आज जयंती है। महमूद को एक्टिंग का हुनर मानव विरासत में मिला और उनका मुमताज अली नाइट्स नाम का एक डांस ट्रूप भी था। इतना ही नहीं, महमूद की बड़ी बहन मीनू मुमताज भी अपने वक्त की जानी मानी कैरेक्टर आर्टिस्ट और डांसर थी। इसीलिए शायद महमूद भी सिनेमा की दुनिया से दूर नहीं रह पाए और एक्टिंग को बतौर करियर चुना। वैसे तो दुनिया में कदम रखने से पहले महमूद साहब ने ड्राइविंग से लेकर अंडे बेचने तक का काम किया, और शायद ही कम लोगों को पता हो कि महमूद मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाते थे। मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के दौरान ही महमूद की मुलाकात मीना कुमारी की बहन मधु से हो गई और जल्द ही उन दोनों की ये मुलाकात शादी में भी बदल गई। खैर, हम वापस आते हैं और बातें करते हैं महमूद के एक्टिंग के सफर की, जिसकी शुरुआत हुई 2 बीघा जमीन, प्यासा और CID जैसी बड़ी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करके। सबको अपनी कॉमेडी से लोट पोट करने वाले महमूद की कॉमेडी का सफर शुरू हुआ फिल्म भूत बंगला से। भूत बंगला के बाद तो कॉमेडियन महमूद साहब कामयाबी की एक नई कहानी लिखते चले गए और एक के बाद एक सफल फिल्में अपने नाम करते गए। उनकी कॉमेडी अब तक फिल्मों का अहम हिस्सा बन चुकी थी। तो आइए आपको भी महमूद की इस जबरदस्त कॉमेडी का एक नमूना सुनवाते हैं। बिल्कुल। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है। एक डरावना जंगल है जहाँ मछलियां घास चल रही हैं, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बिल्कुल अजीब। क्वां क्वां कुड़ु कुड़ु कुड़ु, और दूर से तूफानी हवा इन सब आवाजों को चीरती हुई चली आ रही है। तूफानी तूफान है। और एक साया, लंबा साया चला रहा।
लंबी नाक। ऐसा लगता है जैसे जलती हुई चिता पर से एक मुर्दा चला रहा है। मुर्दा। जगह एक बिजली चमकी, बिजली छत पे बिजली चमकी और बारिश की ये मोटी मोटी बूंदे जमीन पे गिरने लगी और वो साया मेंढक बन गया। और फुदक। एक्टिंग के अलावा महमूद ने फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी कदम रखा। और एक बात जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को लीड हीरो के तौर पर पहली बार महमूद साहब ने ही मौका दिया था। फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, जिसमें महमूद साहब ने खुद भी एक अहम रोल निभाया था। अमित के लिए है होता क्या है कि अक्सर सक्सेस में जिस आदमी को सक्सेस मिले उसके दो बाप हो जाते हैं। एक बाप वो जो पैदा करता है और एक बाप वो जो पैसा कमाना सिखाता है। तो पैदा करने वाला बाप तो बच्चन साहब है ही, और मैं एक बाप बैठा हूं जिसने कमाना सिखाया, अपने साथ में रख के, घर में रख के पिक्चरें दिलाई, पिक्चरों में काम दिया। बहुत इज्जत करता है अमित मेरे। बैठा होगा, पीछे से मेरी आवाज सुनेगा, खड़ा हो जाएगा। वैसे हर फिल्म की जान बन चुकी अपनी कॉमेडी का हर रंग महमूद ने पर्दे पर बिखेरा और कई दशकों तक वो कॉमेडी किंग बनकर सिनेमा पर राज करते रहे। आखिरी बार महमूद साहब दिखे राजकुमार संतोषी की फिल्म अंदाज अपना अपना में। ये वही राजकुमार संतोषी हैं जिनके पिता के घर महमूद ड्राइवर का काम किया करते थे। क्या चेहरा है, क्या थोबड़ा है, अपने ढंग का एक ही नमूना है। आकर थू। ये क्या नजर नहीं लगी इसलिए थूका है। अच्छा गुरुजी, मैं स्टार बन जाऊंगा ना? बन जाऊंगा? अरे बन गया तुम स्टार यार। लाइट्स ऑफ। मेरा रोल याद रखना। हेलो शुभू। हाँ सुभाष भाई का फोन है। सर मेरा भी नमस्ते। एक मिनट यार। हाँ तो यार ये बोल, तस्वीरें पसंद आई तुझे? हाँ पूरे बॉम्बे में धूम। इतना लोगों ने पसंद किया। वेरी गुड यार। क्या? नहीं अच्छा तुम्हारी तस्वीरें माधुरी दीक्षित को दिखाएंगी। क्या बोलती है वो? इसी के साथ में काम करेगी और किसी के साथ में नहीं? अरे कमाल हो गया। हाँ एक तस्वीर भी रख ली इसकी। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। नहीं ये हाँ फिल्म में 2 हीरोइन है। जूही से भी बात कर लिए, तुम्हारा एड्रेस उसने लिया है, यहाँ तुमसे मिलने आने वाली है। चलेगी ना दोनों? चलेगी क्या? उठ यार। अबे उठ, अबे बात सुन, तेरा काम हो गया। हमेशा अपनी जबरदस्त कॉमेडी से सबको हंसाने वाले महमूद 23 जुलाई 2004 को इस दुनिया से चल बसे। अपने मस्खरेपन से हर किसी का दिल जीतने वाले महमूद आज यूं तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी बेमिसाल कॉमेडी उनको हमेशा हर किसी के दिल में जिंदा रखेगी। जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं? काले से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ये गोरे गाला चंदाना, ये रेशमी बाला चंदाना,
साला तंदाना, ऐ तेरे ख्याला तंदाना। ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, ऐ तेरे ख्याला तंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। संस्कृत भारतीय संस्कृति की पहचान और कई भाषाओं की जननी। आज जहां हर तरफ संस्कृत की दिशा और दशा हर तरफ एक चर्चा का विषय बनी हुई है, वहीं इस दौर में एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने संस्कृत का देश दुनिया में प्रचार और प्रसार करने का बीड़ा उठाया है। संस्कृत के इस विद्वान का नाम है सत्यव्रत शास्त्री, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। संस्कृत के ज्ञान की शुरुआत सत्यव्रत जी के बचपन से ही हो गई थी। उनके पहले गुरु थे उनके पिता चारुदेव शास्त्री, जो खुद भी एक संस्कृत के विद्वान थे। सत्यव्रत की रुचि संस्कृत भाषा को समझने के साथ साथ उसमें रचनाएं लिखने की भी थी, और उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में संस्कृत में अपनी पहली रचना लिखी, जो कि संस्कृत रत्नाकर नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई। सत्यव्रत जी की संस्कृत में रचनाएं लिखने की काव्य यात्रा यहाँ से शुरू हुई, लेकिन इसके साथ साथ उनकी संस्कृत की शिक्षा भी जारी रही। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद सत्यव्रत जी ने संस्कृत के अध्यापक के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा सत्यव्रत जी देश और विदेश के कई विश्वविद्यालयों में बतौर फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए हैं। इन यूनिवर्सिटीज में थाईलैंड की चुल्लनकोण और शिल्पाकोण विश्वविद्यालय, जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन, बेल्जियम की कैथोलिक यूनिवर्सिटी और कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा शामिल हैं। वैसे इनके शिष्यों की लिस्ट भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। उनके शिष्यों में थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिंधौन का नाम सबसे ऊपर आता है। थाईलैंड की राजकुमारी की संस्कृत में दिलचस्पी के चलते ही सत्यव्रत जी को वहां एकमात्र संस्कृत अध्ययन केंद्र शुरू करने का गौरव मिला है। वैसे सत्यव्रत जी के साहित्य के सफर पर नजर डालें तो अब तक 3 महाकाव्य, 3 खंड काव्य, 1 प्रबंध काव्य, 2 खंडों के पत्र काव्य, द रामायण, अ लिंग्विस्टिक स्टडी, कालिदास इन मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर और न्यू एक्सपेरिमेंट्स इन कालिदास, डिस्कवरी ऑफ संस्कृत ट्रेजर्स, थाई देश विलासम के बाद श्री राम कीर्ति महाकाव्यम जैसी आज के समय की संस्कृत रचनाओं को अपनी कलम से सजाया है। उनकी रचना गुरु गोविंद चरितम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत भी किया। साहित्य अकादमी के अलावा 2006 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वो इकलौते ऐसे संस्कृत के कवि हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। संस्कृत के जरिए हमें अपनी संस्कृति की जड़ों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करने वाले डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी को धन्यवाद और उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पता है संदीप, अब जिनकी बात करने जा रहे हैं हम, उनके नाम एक बहुत बड़ा और अहम आविष्कार दर्ज है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं लाज़्लो बीरो की, जिन्होंने बॉल पेन का आविष्कार किया था। आज ही के दिन साल 1899 को हंगरी में लाज़्लो बीरो का जन्म हुआ।
बॉल पेन को बनाने वाले लाज़लो के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो पेशे से कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट थे। तभी शायद कलम की ताकत और जरूरत दोनों से ही वो बेहतर वाकिफ थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा पेन बनाने की सोची जो इंक पॉट और साधारण फाउंटेन पेन से निजात दिला सके। उन्होंने अखबार की प्रिंट के दौरान ये नोटिस किया कि उसमें इस्तेमाल होने वाली इंक बहुत ही जल्द पेपर पर सूख जाती है और फैलती भी नहीं है। प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली उसी इंक को दिमाग में रखकर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर बॉल पेन को डेवलप करने का काम शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी नाकामयाबी के बाद उन्होंने आखिरकार वो कर दिखाया जो उन्होंने ठाना था। लाज़लो बीरो का ये नया पेन पहली बार बुडापेस्ट इंटरनेशनल फेयर में पेश किया गया और साल 1938 में उन्होंने इसे अपने नाम पेटेंट करा लिया। लाज़लो के इस नए पेन में इंक के साथ साथ टिप में थोड़ा बदलाव भी किया गया था। वैसे तुम्हें पता है संदीप, आज भी यूरोप के कई देशों में बॉल पेन को बीरो के नाम से ही जाना जाता है, न कि बॉल पेन के नाम से। सच में कई बार लोगों की बनाई एक छोटी सी चीज भी हमारी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, नहीं? हाँ, ऐसे ही एक छोटे से दिखने वाले और बड़ा आविष्कार करने वाले लाज़लो बीरो को उनकी जयंती पर हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। और श्रोताओं, इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म होता है, लेकिन कल फिर से हाजिर होंगे हम आपके फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,